हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग अपना प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो जो भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आज अपना एक फिर से प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आए। क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस का है 43। तो सेट नंबर जो 43, आज उसके जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं जीके से। जो आपका वेटेज है 10 क्वेश्चन का, तो पहले हम लोग जीके का वेटेज देख लेते हैं 10 क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या रहा है, कह रहा है कि बेरिंग जल डब्लू संधि किसे जोड़ता है। जो बेरिंग जल डमरू संधि है किसे जोड़ता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चार ऑप्शन दिए गए कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और जावा सागर, अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी, लास्ट ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए भैया। जो बेरिंग जल डब्लू मध्य है वो किसको जोड़ता है, तो आप ध्यान रखेंगे। जो बेरिंग जल डब्लू संधि है, बेरिंग जल डब्लू संधि है जो, तो आपको जोड़ता है आर्कटिक महासागर, क्या आर्कटिक आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और और प्रशांत महासागर। किसको जोड़ता है भैया, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। बात समझ में आ गई क्या। जो आपका बेरिंग जल डमरू मध्य है किसे जोड़ने का काम करता है। जितने भी ये डमरू क्या होंगे, आपके जल डमरू मध्य होंगे, ये कितनी ना कितनी को जोड़ने का काम करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जो हमारा बेरिंग जल डमरू मध्य है वो किसको जोड़ता है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी। क्या दीन पनाह, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जो हमारे मुगल साम्राज्य के संस्थापक हुए, जो भी मुगल साम्राज्य आया अपना, अगर बात करोगे दिल्ली सल्तनत, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें क्या, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद अपना क्या आता है, मुगल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत जो अपना चला था, दिल्ली सल्तनत जो अपना चला था 1206 से लेकर 1526 तक, ये आपका चला क्या, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद आता है आपका मुगल साम्राज्य। क्या आ जाता है, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की बात करें तो क्या, इसमें आपके सारे मुगल साम्राज्य के लोग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ही जानकारी लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से आपसे कहा गया कि यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव रखी गई। ध्यान रखेंगे, अकबर ने रखी, शाहजहां ने रखी, हुमायूं ने रखी या जहांगीर ने रखी। तो शुरुआत में सबसे पहले आते हैं बाबर। बाबर के पुत्र हुए कौन, हुमायूं। तो उन्होंने रखी किसकी, हुमायूं ने रखी किसकी भैया, दीन पनाह शब्द की। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो अपना दीन पनाह शहर था उसकी स्थापना या नींव किसने की, तो हुमायूं के द्वारा की गई। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कह रहा कि निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। चंपारण सत्याग्रह आप सभी लोग जानते हैं सारी बातें। ठीक है, सारी बातें, चंपारण सत्याग्रह। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी के बाद ब्रज किशोर साध और सरदार पटेल। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सभी लोग, अनुग्रह नारायण सिंह ये आपके चंपारण से जुड़े हुए हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और ब्रज किशोर साध, ये तीनों व्यक्ति, ये तीनों व्यक्ति आपके जुड़े हुए हैं किससे, चंपारण सत्याग्रह से। लेकिन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन, सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपके चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हुए हैं। तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा 4। तीसरे के 4 की अगर हम बात कर लें तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, क्या कह रहा है कि सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। सीस्मोग्राफी जो है अपना, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो सीस्मोग्राफी है किसका विज्ञान है, तो नदियों का विज्ञान है, भूकंप का है, पर्वत का है या ज्वालामुखी का। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या, जो अपना सीस्मोग्राफी है वो किसका है, भूकंप का। यानी भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो सीस्मोग्राफी के द्वारा किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, भूकंप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर
मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? जो भी लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए, मर्ग कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, प्यार कहा जाता है, या द्वार कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के जो मैदान है उनको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है मर्ग, वो इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, मर्ग। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका जवाब हो गया मर्ग, मतलब मर्ग इसका सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? लाई हरोबा, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या, जो अपना लाई हरोबा नृत्य है, जो लाई हरोबा नृत्य है, ये फेमस है कहाँ? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर। तो ध्यान रखेंगे आप कि लाई हरोबा जो लोक नृत्य शैली है, असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड, तो सभी आप ध्यान रखेंगे जो मणिपुर है अपना, मणिपुर की बिल्कुल फेमस लोक नृत्य है क्या? आपका लाई हरोबा। अगर हम लोग राजधानी की बात करें कि इसकी राजधानियां कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा असम की जो राजधानी है, जो असम की राजधानी है वो क्या हो जाती है? दिसपुर। जो असम की राजधानी क्या हो जाती है? दिसपुर। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की क्या हो जाती है? इम्फाल। क्या हो जाती है? इम्फाल। अगर बात करें मिजोरम की तो आइजोल, मिजोरम की आइजोल हो जाती है। ठीक, अगर हम बात करें नागालैंड की तो नागालैंड की कोहिमा। क्या हो जाती है? नागालैंड की कोहिमा। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो लाई हरोबा अपना लोक नृत्य शैली है वो कहाँ की है? मणिपुर की है। अगर हम राजधानियों की बात करें तो असम की दिसपुर हो गई, मणिपुर की इम्फाल हो गई, मिजोरम की आइजोल हो गई, नागालैंड की कोहिमा हो गई। लेकिन इसका जो सटीक जवाब हो गया वो क्या हो गया? मणिपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? जो श्रीलंका है, श्रीलंका में जो आपके डच हैं, कौन है? डच हैं, और साथ ही साथ कौन है? पुर्तगाली हैं। ये जो उनके उपनिवेशवादियों के वंशज हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सिंगली कहा जाता है, तमिल कहा जाता है, बरघेल कहा जाता है, या वेदा कहा जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ के उपनिवेशवादी हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? बरघेल। क्या कहते हैं? बरघेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है बरघेल, वो इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे भैया किसकी? अपना जो ऐप है एनी वाला। तो आप सभी लोगों का काम है कि बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना। जितना ज़्यादा आप संघर्ष पढ़ाई में करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भविष्य सुधरने वाला है, क्योंकि आपका भविष्य आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपका अपने बारे में ज़्यादा आपको दूसरा कोई नहीं बता सकता। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको पता है, अगर पढ़ने में नहीं अच्छे तो आप अपनी कमजोरी को स्वयं समझ सकते हैं कि हम अपने सिलेबस को कहाँ पर कमजोर बना रहे हैं। आपका पोर्शन जो भी वीक हो सबसे ज़्यादा टाइम आप उस पर दो। कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करने में टाइम दे पाओ। अगर आपने पढ़ रखा है तो उस पोर्शन को बार बार रिवीजन कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आप कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना आपने पढ़ रखा है केवल आपको उतना रिवीजन करना है। 100 बुक नहीं पढ़नी, एक ही बुक पढ़नी है, लेकिन उस बुक को बार बार पढ़ना है। इसी तरह अगर आपने हमारे नोट्स को परचेज कर रखा है तो उन नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है, ना कि हर चैनल पे जाकर आपके नई बुक्स, नया जो भी सिलेबस उसको पढ़ना है। एक बुक पकड़िए, एक सिलेबस पकड़िए और उस सिलेबस को बार बार रिवीजन करिए। उस सिलेबस को अगर आपने बार बार रिवीजन कर रखा है तो आप बिल्कुल उसमें फिट हो चुके हैं। फिट होने का मतलब क्या है कि आप उसका सारा जो भी पोर्शन है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए गए हैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कराए गए हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सीधे सीधे आपके एग्जाम एने में मिलने वाले हैं। तो बस आपका इतना सा ही काम है कि आप अपने काम को बिल्कुल ऐसे करिए कि कहीं से आपको धोखा ना मिल पाए। तो सिलेबस को इतनी मजबूत तरीके से पढ़िए कि कहीं भी आपको ये न डाउट हो कि हमसे क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, जो भी आपका वेटेज है सभी को पता है कि आपको 15 बायो के क्वेश्चन, 15 केमिस्ट्री के क्वेश्चन, 5 फिजिक्स के क्वेश्चन, और साथ ही साथ कहाँ से मैथ के 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जीके के। तो बस आपको यहाँ पे आपको जो प्रोवाइड कराया गया है, आप सभी लोग जिसने भी आने वाला हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप आने वाला जो ऐप है उसको देखिए। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो हमारे 50 प्रीवियस ईयर पेपर हैं। क्या? जो 50 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मिल जाएंगे। और पीछे के 10 साल के जो हमारे प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, 10 ईयर के जो प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं यहाँ से।
तो आप सभी लोग ध्यान रखें यहाँ से हमारे नोट्स, साथ ही साथ उसके बाद अगर आप नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो फिजिक्स के नोट्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे नोट्स आप साइंस के प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एनए है, एनए की पोस्ट में 35 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। कितने? 35 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं। तो जो साइंस का वेटेज है बहुत ही ज़्यादा है, तो 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, साथ ही साथ मैथ और जीके, तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, मैथ और जीके भी। ठीक, तो जीके के जो अपने 10 क्वेश्चन है वो यहाँ से मिल जाएंगे, और 5 क्वेश्चन, टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ से आप सारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। और बहुत, क्योंकि अब टाइम कम है, अब आपको सिलेबस पढ़ना नहीं, केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। तो कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप सभी लोग ले सकते हैं और उसको लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समय उसको आप बेहतर तरीके से यूज कर लीजिए। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट्स परचेज कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन होता है। जो अपना ग्लूकोज होता है, क्या, जो अपना ग्लूकोज होता है, आप सभी लोग जानते हैं जो ग्लूकोज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6, क्या, C6H12O6, ये अपना ग्लूकोज हो जाता है। C6H12O6 ये अपना ग्लूकोज हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि जो इसका पायरुवेट में खंडन है वो कहाँ होता है। ऑप्शन दिया गया गोल्जी कॉय, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या, जो अपना कोशिका द्रव है, क्या, जो अपना कोशिका द्रव है वो अपना बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है कोशिका द्रव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। कह रहा कि कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। जो ऑप्शन 1 दिया गया है धन विधेयक, 2 दिया गया है वित्त विधेयक, तीसरा दिया गया है साधारण विधेयक, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि वह कौन सा विधेयक है जो भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब कि उसमें आपके जो भारत के राष्ट्रपति यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर चीज में आपको राष्ट्रपति की मोहर लगवाना पड़ता है। कोई भी आप संशोधन करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति के साइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया कि कोई भी धन विधेयक है, कौन सा विधेयक है जिसमें भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, मतलब उसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली जाए तो भी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वित्त विधेयक, धन विधेयक। धन विधेयक आर्टिकल 110 वित्त से संबंधित भी जानकारी, इन दोनों में राष्ट्रपति की सहमति होती है। लेकिन आपका जो साधारण विधेयक होता है, जो आपका साधारण विधेयक होता है, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी काम चल जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना साधारण विधेयक को पास कर दिया जाता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। क्या भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष। आप सभी लोग जानते हैं जो अपनी लोकसभा है, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, लोकसभा, राज्यसभा, ये इसको कहते हैं क्या, निम्न सदन। इसको कहते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। इसको कहा जाता है उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक, यानी लोअर हाउस, लोअर हाउस, ये आपका हो जाता है अपर हाउस, अपर हाउस। बात समझ में आ गई। जो अपना लोकसभा होता है इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। जो राज्यसभा होता है उसे उच्च सदन कहते हैं। अगर यही बात राज्य में आ जाती है, यही बात राज्य में आ जाती तो यहाँ आ जाता है, जो ऊपर काम लोकसभा का होता है वो यहाँ आ जाता है किसका, विधानसभा का। जो काम ऊपर राज्यसभा का हो जाता है वो नीचे आ जाता है किसका, विधान परिषद का। किसका आ जाता है भैया, विधान परिषद का। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या, जो अपनी विधानसभा है उसको भी आप निम्न सदन बोल देंगे, क्या, उसको भी आप निम्न सदन बोल देंगे।
और जो अपनी विधान परिषद है इसको आप उच्च सदन बोल देंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है क्या? तो लोकसभा विधानसभा को निम्न सदन, इसको क्या बोल देंगे? उच्च सदन। अगर मैं आर्टिकल की बात भी कर लूं, आर्टिकल की बात भी कर लूं, 3 आर्टिकल आप ध्यान रखोगे, 3 आर्टिकल आप ध्यान रखोगे, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, ये 3 आर्टिकल हैं। अगर बात करूं 79 की, तो 79 में आपका क्या है? संसद, क्या आ जाएगी? संसद। अगर बात कर लें 80 में, तो ये आ जाएगा राज्यसभा, ठीक। और 81 में आ जाएगा आपका लोकसभा, ठीक। तो 79 में है आपका क्या? संसद यानी पार्लियामेंट, 80 में है राज्यसभा यानी अपर हाउस, और 81 में है लोकसभा यानी निम्न हाउस, लोअर हाउस, ठीक। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। जो आपसे कहा गया कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भाई साहब हैं, ये आपके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, ठीक है। अब बात हम लोग कर लेंगे, ये 10 क्वेश्चन हमारे जीके के हो चुके हैं। अब बात आती है क्या, कि मैथ के जो अपने 5 क्वेश्चन है, जो मैथ के 5 क्वेश्चन है, ये आपके वेटेज में जो 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। कह रहा कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, यदि एक संख्या, कितना? एक संख्या और उसके 25% का जो अंतर है 24 है, तो संख्या, देखना पहले समझने की कोशिश करना आप। मान लो कि एक संख्या तुम्हारी कितनी है? x है। अगर मान लो तुम्हारी एक संख्या x है और उसका 25% कहा गया, 25% का मतलब आप कह सकते हो 1/4, 1/4 यानी x, अगर संख्या x मानी तो उसका चौथाई x/4। इसका अंतर कितना हो गया? यहाँ से अंतर निकालोगे, दोनों का अंतर निकाल के बराबर करोगे किसके? क्योंकि आपको अंतर कितना दिया गया है? 24, ठीक है। उसके बराबर करके फिर आप 100, लेकिन आपको करना क्या? मान लो भैया संख्या कितनी है, मान लो संख्या कितनी है, अपने आप में हर चीज कितनी? 100%। अगर तुमने कहा संख्या हमारी 100%, फिर तुमसे कह रहा कि उसके 25% का अंतर। अगर आप यहाँ देखोगे हर चीज अपने आप में 100% और उसका 25%, क्या? और उसका 25%, इन दोनों का अंतर कितना दिया है? इन दोनों का अंतर 24। आपके हिसाब से देखोगे, आपके हिसाब से देखोगे अंतर कितने का? आपके हिसाब से अंतर कितने का? 75% का। 75% का क्वेश्चन में अंतर कितने का? 24। 75% का मान कितना? 24। अगर यहाँ से 1% का मान निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 24/75। अब आपसे पूछा क्या है, तो वह संख्या कितनी, संख्या क्या मानी थी? 100, मतलब 100 का मान कितना? 25×3=75, 2500 को 100 और 3×8=24, 8 चौक कितना हो गया? 32। मतलब वह संख्या कितनी है? वह संख्या है आपकी 32। तो यहाँ से जो सटीक जवाब है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिया गया है 32, मतलब वह संख्या हमारी कितनी है? 32। फिर से समझने की कोशिश करना, जो एक संख्या है उसको हमने मान लिया कितना? 100%। फिर आपसे कहा गया यदि उसका 25%, तो उसका 25% कितना होगा? 25 होगा। इन दोनों का अंतर जो आपसे कहा गया कितना? 75% आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में उसका अंतर कितना आ रहा है? 24। 75% का मान 24, तो 1% का मान 24/75। तो 100% की संख्या तुमने 100 मानी थी, तो 24/75 इंटू 100, काटा पीटी करो, आंसर हमारा आ गया 32, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 का 10%, 20 का 10% और 10 का 20%, 20 का 10% और 10 का 20%, अगर इसको तुम सॉल्व करो भैया, क्या 20 का 10% और 10 का 20%, तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो इसके बराबर आ जाएगा। तो देखना क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ से निकालें 20 का 10%, का मतलब गुणा का चिन्ह, और यहाँ से अगर आप 10% निकाल लो, प्लस लगाए प्लस लगाओ, 10 का 20%, परसेंट हटाओ, नीचे 100 बढ़ाओ, काटा पीटी करो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, यहाँ से आ गया 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, मतलब यहाँ से आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपसे कहना क्या चाह रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक दिया गया 20 का 10%, 10 का 20%, 200 का 1% और 200 का 2%। अगर यहाँ से देखोगे तो 20 का 10% अभी तुमने निकाला कितना आया? 2, तो 2, लेकिन लाना हमें कितना है? 4, तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा। अब यहाँ से आ जाओ, 10 का 20% अभी निकाला, 10 का 20% कितना आया? 2,
तो हमें तो 4 लाना, तो इसका भी काम खत्म। अब आ जाओ इस पे, 200 का अगर 1% की बात करोगे तो परसेंट हटाओ नीचे से, तो ए भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन अगर हम बात कर लें ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया, क्या ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिया गया है, 200 का 2%, क्या 200 का 2%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, यहाँ पे आपको 4 लाना था और 4 ही आ गया। मतलब बात जो कही गई है ऑप्शन नंबर 4 में, वो हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 200 का 2%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा कि एक शांत जल में एक जो नाव की गति है वो कितनी है। जो शांत जल में नाव की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति कितनी है, और धारा की गति कितनी है, जो शांत जल में कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर, और धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना, अब कह रहा कि धारा के साथ चलने से 12 मिनट में तय की जाने वाली दूरी। अगर यहाँ से हमने दोनों की दूरी देखी तो कितना आ गया, 18, कितना आ गया 18। अगर दोनों से देखी तो कितना आ गया 18। लेकिन कह रहा कि धारा के साथ चलने से 12 मिनट में दूरी, ये तो कितने में, 1 घंटे में, कितने में, 1 घंटे में। लेकिन कह रहा कि 12 मिनट में तय की जाने वाली दूरी, अगर 1 घंटे में इतनी तो 12 मिनट में निकालो। 12 घंटे के लिए 60, काटा पीटी करो, 12 पंचे 60, यानी 18/5। यहाँ से आ गया 5 तिहाई 15, बचा कितना, 3, 3.6, कितना आ जाएगा, 3.6 किलोमीटर, 3.6। ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिया गया 3.6, वो इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्या रहा है, कह रहा एक व्यक्ति एक वर्गाकार बगीचे में विकर्ण की दिशा में चलता है, उसने किनारों पर ना चलकर लगभग कितने प्रतिशत दूरी बचाई है। बात क्या कर रहा है कि इसकी वर्गाकार। अब आ जाओ, वर्ग की आकृति आप सभी लोगों को पता है, वर्ग की आकृति आप सभी लोगों को पता है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर एक भुजा आपकी ए है, आपकी भुजा ए है, तो ये आपका विकर्ण कितना हो जाता है, a√2, कितना हो जाता है। अगर एक भुजा ए है, दूसरी भी है, तो विकर्ण कितना हो गया, a√2। कह क्या रहा है कि बगीचे में विकर्ण की दिशा में चलता है, तो उसने किनारों पर ना चल के लगभग कितनी दूरी तय की। अब देखो यहाँ से अगर आप दूरी निकालोगे, ए ये गए तो टोटल दूरी कितनी तय की, कितनी तय की, 2a, कितनी, 2a। अगर हम यहाँ से विकर्ण की दूरी निकाल दें, अगर हम यहाँ से विकर्ण की दूरी निकाल दें तो कितना निकाल दिया आपने, a√2, कितना निकाल दिया, a√2। अब यहाँ से अगर आप देखोगे कॉमन कितना रहा, a कॉमन आ रहा है, तो 2 - 2√, ये आ गया। लेकिन अगर कह रहा हम केवल किनारों पर इतना चलते, केवल किनारों पर चलते तो कितना, तो 2a हो जाता। अगर 2a हो जाता तो मतलब दे के डिवाइड दे के निकालो भैया, कितना आएगा, -√2 बटे कितना है, 2a। ए से खत्म हो गया, बचा क्या, 2 - √2 बटे 2। अब आपसे अगर हम पूछे कि √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414। क्या होता है, लगभग, लगभग में आप बोल सकते हो कि 1.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। तो √2 का मान रख लो यहाँ पर, 2 - 1.4 बटे 2। यहाँ से अगर आप निकालो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और बटे में कितना रहेगा, 2, 0.6 इंटू 2। अगर यहाँ से परसेंट बनाओगे तो कितना, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से निकालो कितना गया, 50, 50 आ गया, इंटू पॉइंट से ये खत्म हो गया, कितना, 30। मतलब आपकी क्या पूछा था उसने, लगभग कितने प्रतिशत दूरी बचा लेगा, तो आप क्या कहोगे, वो 30% की अपनी दूरी को बचा लेगा। 30% की दूरी को बचा लेगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो बिल्कुल सटीक हो जाएगा। आप फिर से एक बार समझने की कोशिश करना, जो ये आकृति थी, अगर हम इसके विकर्ण की बात करें तो कितना हो जाए, a√2। इसकी ये भुजा ए थी और ए भी भुजा हमारी कितनी थी। अगर इन दोनों भुजाओं से हमने विकर्ण को हटाया तो कितना बचा, कॉमन लेके ए बाहर आ गया, 2 - √2, और डिवाइड किससे, दोनों भुजाओं से। तो यहाँ से हुआ क्या, 2 - √2 बटे कितना बच गया, 2। अब आपको √2 का मान पता है कितना होता है, 1.4 वैल्यू पुट की, तो कितना बचा, 0.6 बटे 2। परसेंट के लिए 100, काटा पीटी कर ली तो कितना, 30% की उसने अपनी बचत कर ली, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें
3 जोड़ने पर ये 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 3 जोड़ने पर वह 27, 35, 25 और 21। ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना तुम्हें क्या करना है बेटा आपको कि 27, 35, 25 और 21 का क्या ले लोगे, लासा ले लोगे। लासा लेना तो सीधे एक ही तरीका बस ये, जब भी कभी वैल्यू बड़ी हो तो इसका लासा ले लेना आप। लासा कितना आ जाएगा, ठीक, निकालना शुरू करो। 3 से यहाँ 9 आ गया आपका, 35, 25, फिर से उठाओ 3, 3 आ गया, 35 आ गया, 25 और 7, 3 आ गया, 5 उठा लो आप, 5 से 7 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, फिर 5 और 7। ठीक, अगर यहाँ से डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते तो आपको फैक्टर करके निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपका दो संख्याएं हैं 10 और 15, इनका लासा चाहिए आपको, तो क्या करोगे, लासा लेने के लिए दोनों में बड़ा कौन है, 10 और 15 में बड़ा कौन, जो भी बड़ा हो उस संख्या को आप ले लेना। बड़ा क्या, 15। बची हुई संख्याओं से वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। क्या करना, बड़ी संख्या को ले लेना, बची हुई शेष संख्याओं से उस नंबर को डिवाइड होना चाहिए, तो उसकी वही संख्या लासा होगी। अगर नहीं हो रहा तो वो संख्या लासा नहीं होगी। फिर ऐसी कंडीशन में उस संख्या का तुम्हें डबल कर देना है। यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन, 15, बची हुई शेष संख्या कितनी, 10। अगर 10 से नंबर कट जाता तो इसका लासा कितना हो जाता, 15 हो जाता, लेकिन नहीं कटा। अब इस संख्या का डबल कितना हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा, 30। क्या बची हुई शेष संख्या से ही कट जाएगा, कट जाएगा, 10 से 30 कट जाएगा, जो जहां ही कटा तो वही हमारा क्या हो गया, तो इसका क्या हो गया, लासा हो गया 30। क्या, जब छोटी संख्याएं रहेंगी तो आप सीमित लासा तो यहाँ से कर लोगे, वरना फिर आप फैक्टर से लासा निकाल रहे होगे। अगर कोई भी ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हो तो ये एक तरीका कक्षा 3 में सिखाया गया था तुम्हें, इस तरीके से आप अपना लासा निकाल लोगे और यहाँ से गलती होने की संभावना 0% है। क्या, यहाँ से गलती होने की संभावना 0% है। ठीक, यहाँ से लासा आ चुका, मल्टीप्लाई कराना शुरू करो, 3 से 3 9 आ गया, 9 त्रिक 27 आ गया, 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 इंटू 5 और लास्ट में क्या आ गया आपका 7। यहाँ से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 135 आ चुका है, और 5 पचम 25 हो गया, 5 ये 15 2 17, 675। 7 पना यहाँ से 35 आ गया, और यहाँ से फिर 7 छंग 42, 4 गलत हो रहा कुछ, फिर से मल्टीप्लाई करो। 5 से कितना गया, 35, 5 ये 15, यहाँ पे आ जाओ, 27 इंटू 25 इंटू 7। ठीक, 25 सत्ते कितना हो गया, 175, आपके कैरी यहाँ पे आ गए, 25 दूनी 50, और ये कितना हो गया 67 इंटू 7। 7 पना 35 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, और 7 छंग 42 और 5 कितना हो गया 47, कितना हो गया 4725। अगर आप लासा की बात करोगे तो आपका लासा यहाँ से कितना आ गया 4725। लेकिन उसने अगर आपसे ये ना कहा होता कि कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, तो आपका लासा कितना था 4725, वही आंसर हो जाता। लेकिन आपसे कहा गया 3 जोड़ने पर, मतलब अगर आप इससे 3 घटा दोगे, क्या करोगे, इससे 3 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4722। कितना, 4722। जब 4722 आएगा तो आप सभी नंबरों से इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर रहे होगे, तो इसका जो सटीक जवाब हो जाएगा 4722। इस पोर्शन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, क्योंकि नंबर क्या है, बड़े हैं। लेकिन अगर आप निकाल ले रहे हो फैक्टर से तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर से अगर आप लासा निकाल रहे हो तो समय सेकंडों में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये अपने फिजिक्स के 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करो फिजिक्स के। कहा कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य, जो भी हाइड्रोलिक ब्रेक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल के नियम। तो यहाँ से अगर बात करोगे तो न्यूटन की गति, तो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, न्यूटन के 3 नियम है। ये तीनों नियम आपको पढ़ने, ये आपका काम है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम, ये तीनों न्यूटन के नियम आपको याद करने, और साथ ही साथ 3 गति के समीकरण भी आपको याद करके रखने। क्या, गति के समीकरण 3 हैं जो हमारे, ठीक है। पहला समीकरण क्या, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन गति के समीकरण है, जहां पर वी हमारा क्या है, वेलोसिटी यानी वेग है, यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी ये है आपका इनिशियल, ये है प्रारंभिक। तो ये अंतिम वेग है और ये क्या है, प्रारंभिक वेग है। ए हमारा क्या, एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, और टी हमारा क्या है, टाइम है, एस हमारा विस्थापन है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और सारे नोट्स आपको रिवीजन करके अपने रखने हैं, ठीक है। अब बात कर रहा है कि ऑटोमोबाइल के जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, उसके लिए आपका किसका नियम, तो पास्कल का जो नियम है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया पास्कल का नियम, ये इसका सटीक जवाब हो जाएगा 16 का डी, ठीक है। 17 नंबर की अगर हम बात कर लें, कि जो पानी की बूंदे हैं, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण ऑप्शन दिए गए, आसंजक आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, या तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। अगर आपसे कहा जाए कि जो पानी की बूंदे हैं, इनका तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का जो रीजन होता है, क्या होता है, आसंजक बल का अभाव। क्या होता है, आसंजक बल का अभाव, मतलब जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा, आसंजक बल का अभाव। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित होगा। अगर हम किसी वस्तु की मात्रा को बदल दें, तो चार ऑप्शन दिए, इसमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। आयतन, आयतन, आयतन जब आप देखोगे, एक होता है आपके पास क्षेत्रफल, एक होता है आपके पास आयतन। जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ से अगर आप मात्रक निकालते हो तो क्या, मीटर इंटू मीटर। अगर हम यहाँ से इसकी विमा की बात करें, तो एल इंटू एल, तो यहाँ से इसकी विमा क्या हो जाती है, एल स्क्वायर। तो सेम है यहाँ पर, एल इंटू बी इंटू क्या, साथ में आयतन में आपकी ऊंचाई यानी एच आ जाता है। सभी का मात्रक क्या रहेगा, यूनिट रहेगी मीटर, मीटर, और इसकी भी मीटर। यानी क्या, मात्रक की अगर बात करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम विमा की बात कर लें, तो सभी की विमा क्या हो गई, एल हो गई, यानी इसकी विमा क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। एक ऑप्शन आपको दिया गया भार, भार का मात्रक आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, किलोग्राम। अब लेकिन आपसे जो कहा गया वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित नहीं होगा, तो अपरिवर्तित क्या नहीं होगा, घनत्व। क्या नहीं बदलेगा, घनत्व। अगर घनत्व की बात कर ले, अगर घनत्व की बात कर लो, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल माइनस थ्री। क्या होता है, एम एल माइनस थ्री। एम का मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। जो द्रव्यमान होगा उसकी विमा एम हो गई, और इसकी क्या हो गई, एल क्यूब हो गई। यहाँ से आप निकालोगे तो क्या, एम एल माइनस थ्री, यानी एम एल माइनस थ्री आपका जो है यहाँ से सही हो जाएगा। जो ऑप्शन आपसे कहा गया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, घनत्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ऊपर जाकर क्यों फटता है, तो वहां पे क्या, दाब की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऊपर जाने पे दाब की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन दिया गया है, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, या वायु दाब घट जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। तो क्या वहां पर वायु दाब जो होता है, वो वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जो आपको वायु दाब घट जाता है, ये इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना क्या है 20, कह रहा है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियों जीवित रहती हैं, क्योंकि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि। तो सबसे पहला काम, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि जो मछलियों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो मछलियों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी आपका मछलियों का अध्ययन कहलाता है। फिर अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कह रहा कि जो बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों, तो मछलियां नियत तापी जीव हैं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, या झील की तरी पर जल नहीं जम पाता, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो झील की तली होती है, क्या, झील की तली पर जल जम नहीं पाता है, जम नहीं पाता, मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है, वो इसका बिल्कुल सटीक ऑप्शन हो जाएगा कि झील की तली पर जल जम नहीं पाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब ये अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बायो के, जो भी बायो के क्वेश्चन है, ये आपका क्या होता है, बॉटलिज्म बोलते हैं। यहाँ आप करेक्शन कर लोगे थोड़ा सा, बॉटलिज्म, बॉटलिज्म। ठीक, बॉटुलिज्म क्या है, जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, मनुष्य का चर्म रोग, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कोई भी रोग, या मृत पदार्थों का विघटन। तो आप ध्यान रखेंगे, जो अपना बॉटुलिज्म है, ये जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका,
ऑप्शन नंबर ये है जो आपका जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे, जो स्थल पर सर्वप्रथम पौधे उगे थे उनको क्या कहा गया? आवृत बीज कहा गया, ब्रायोफाइट्स कहा गया, या टेरिडोफाइट्स कहा गया, या लास्ट में अनावृत बीज कहा गया। तो जो भी स्थल पर हमारे सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? बायोफाइट्स कहेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है बायोफाइट्स वो इसका सही जवाब है। ठीक, बायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा कि निम्न में जली टेरिडोफाइट्स हैं सॉल्विनिया एवं एजोला, सेलाजिनेला व लाइकोपेडियम, ड्रायोटेरिस एवं टेरिस, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से जली टेरिडोफाइट्स, क्या टेरिडोफाइट्स, वो भी जल में रहने वाले, तो आप क्या सॉल्विनिया एवं एजोला, जो ऑप्शन ए है ये क्या है आपके दोनों टेरिडोफाइट्स है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 24, कह रहा कि क्रिसमस वृक्ष जो है हमारा है क्या? वो है आपका थूजा, साइकस, या इफेड्रा, एरोकेरिया। तो आप ध्यान रखेंगे जो अपना एरोकेरिया है, क्या एरोकेरिया, एरोकेरिया वो बिल्कुल क्या है अपना, इसको बोलेंगे क्रिसमस वृक्ष, क्रिसमस वृक्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर डी एरोकेरिया, ये हम अपना क्या है क्रिसमस वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 25, कह रहा कि जंपिंग जीन, जो जंपिंग जीन है इसकी खोज किसने की थी? तो सीधे आप ध्यान रखेंगे जो अपना जंपिंग जीन था इसकी जो खोज करने वाले थे मैक क्लिंटॉक थे। कौन थे? मैक क्लिंटॉक, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया था, मैक क्लिंटॉक, इन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा कि क्रिस्टी सहायक है, जो क्रिस्टी है वो सहायक है श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, इसको क्या बोला था? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश श्वसन में, या इनमें से। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा क्रिस्टी है वो किसमें सहायक होता है? श्वसन में। किसमें सहायक होता है? श्वसन में। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है श्वसन, वो इसका सही जवाब हो जाएगा, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ राइबोसोम, जो राइबोसोम है इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो जो राइबोसोम है प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, या कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले कुछ बातें जान लेंगे। अगर हम बात करें कि जो अपना पाचन है, क्या पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ से बनता है कि अपना जो पाचन होता है सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है? जो पाचन है अपना वो कहाँ से शुरू होता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो पाचन है सर्वप्रथम अपना मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग खाने को मुंह में रखते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित जो सलाइवा होती है, क्या सलाइवा जो होती है एक एंजाइम होता है टाइलिन नामक, टाइलिन नामक, उसका पाचन करती है। तो कहाँ पे पाचन होता है? सर्वप्रथम मुंह से। फिर उसके बाद जो खाना होता है वो एक पाइप लगा होता है यहाँ पर, अपने पाइप के थ्रू वो खाना कहाँ पहुँचता है? नीचे पहुँचता है। तो अगर आपसे कोई पूछे इस पाइप को क्या कहते हैं, इस पाइप को क्या कहते हैं, तो इस पाइप को कहा जाता है एसीफोगस। क्या कहते हैं? एसीफोगस, एसीफोगस। इस पाइप से खाना नीचे आता है। जब खाना नीचे आता है तो यहाँ से खाना कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय। कहाँ पहुँचता है? आमाशय, यानी इसको बोलते स्टमक, स्टमक, पेट में भोजन पहुंचता है। इसके बाद जब पेट में भोजन पहुंचता है तो पूछा जाता है कि पेट में हमारा कौन सा अम्ल होता है? तो आप ध्यान रखेंगे वहां पर हमारा एक अम्ल पहले से ही रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? HCl, जो माहौल बनाने का काम करता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, उसके साथ भोजन का पाचन करता है वहां पर HCl। ठीक, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आमाशय में जो अपने दुग्ध का पाचन होता है किस एंजाइम के द्वारा होता है? क्या पेट में जो आपका पाचन दुग्ध का होता है, किसका? जो दुग्ध का पाचन होता है यानी दूध का जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो वो होता है रेनिन एंजाइम। कौन सा? जो आपका रेनिन एंजाइम है उसके द्वारा इसका पाचन हो जाता है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन कहा गया था राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण,
साथ ही साथ प्रोटीन का संश्लेषण, तो आप ध्यान रखेंगे जो राइबोसोम है ये प्रोटीन की फैक्ट्री भी कही जाती है, तो साथ ही साथ ही किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 28 है, 28 जो है अपना कह रहा है कि निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। निम्न ऊतक में किसमें होती है, तो ध्यान रखेंगे स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक या विभज्य ऊतक, जटिल ऊतक। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो ऊतक की कोशिकाओं में किसमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है, तो जो अपना विभज्य ऊतक होता है इसमें सर्वाधिक क्षमता होती है। ठीक है, 29 पे आ जाओ। 29 क्या कह रहा है, इबोला एक वायरस का लिया गया नाम है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि जो वायरस है इबोला वायरस, ठीक, इबोला एक क्या है, वायरस है। साथ ही साथ ये किसके नाम पर लिया गया है, तो जो वायरस है, वायरस की खोज करने वाले कौन थे, इवानोवस्की। अगर मैं बात करूं आपसे इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम दिमित्री इवानोवस्की। इसका जो अध्ययन क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी। ठीक, अब आपसे कहा गया कि किसके नाम पर लिया गया, तो एक नदी के नाम पर लिया गया था। जो इबोला वायरस है ये किसके नाम पर लिया गया, तो एक नदी के नाम पर लिया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 30 क्या कह रहा है, लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है। जो लंबाई है इसमें जो वृद्धि होती है किसके द्वारा होती है, पार्श्व विभज्योतक, त्वचाजन, शीर्षक विभज्योतक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे जो लंबाई की वृद्धि है निम्न में से शीर्षक विभज्योतक के द्वारा की जाती है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है, शीर्षक विभज्योतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी किसका, 30 का। अब हम बात कर लेंगे अगर 31 की, तो 31 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है आपका क्या होता है, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे फ्रक्टोज की, जो फ्रक्टोज होता है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा क्या होता है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा आपका क्या हो जाता है, फ्रक्टोज। ठीक, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा फ्रक्टोज। लेकिन जो इसका सही जवाब है आपका वो है सेल्यूलोज। जो निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज। अगर हम बात करें 32 नंबर की, जो 32 नंबर है आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा, पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। जो पौधे हैं, पौधे में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं कहाँ, तो मृदुतक, ड्रोतक या स्थूल कोण ऊतक। तो आप ध्यान रखेंगे क्या, जो अपना पौधों में भोज्य पदार्थ होते हैं वो मृदुतक में संचित रहते हैं। कहाँ, मृदुतक, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका, मृदुतक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। लंबी संकरी मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं कहलाती हैं। जो ये आपकी लंबी संकरी मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए दिया गया मृदुतक, ऑप्शन बी दिया गया चालनी नलिकाएं, और उसके बाद आपको दिया गया वाहिकाएं, और जो लास्ट ऑप्शन है द्रोतक। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो लंबी संकरी मोटी भित्ति वाली है दोनों सिरों पर नुकीली होती है उनको क्या कहलाएंगी, द्रोतक। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका द्रोतक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 34 क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा कि चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो आपकी चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं पाई जाती हैं एधा में, फ्लोएम में, जाइलम में या वल्कुट में। तो आप ध्यान रखेंगे जो अपनी चालकी नलिकाएं होती हैं वो कहाँ, फ्लोएम में पाई जाती हैं। फ्लोएम यानी ऑप्शन नंबर बी में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 35 कह रहा कि विभज्य योतक स्थिति के अनुसार होता है। जो विभज्य योतक होता है स्थिति के अनुसार होता है। ऑप्शन ए दिया गया शीर्षक, ऑप्शन बी दिया गया अंतर्वेशी, सी दिया गया पार्श्वी यानी डी। तो जो विभज्य योतक होता है आप ध्यान रखेंगे क्या,
ये इसमें तीनों चीजें होती हैं, शीर्षक, अंतर्वेशी, पार्श्वी, यानी तीनों के अनुसार होती हैं, तो तीनों स्थिति होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, टोटल, उपयुक्त सभी, इसका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे बायो के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपने स्टार्ट हो रहे हैं किसके, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री को देखेंगे अब। जो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अपना भारी जल है, भारी जल क्या होता है, भारी जल होता है अपना क्या, D2O। क्या होता है, D2O। अगर नाम की बात करोगे तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड, क्या, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ये आपका क्या होता है, भारी जल हो जाता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए इसका उपयोग या प्रयोग किसके रूप में करते हैं, तो ये जहाजों में मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। मतलब जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मंदक, वो इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में। अगर हम बात कर लें 37 की अब, तो 37 क्या कह रहा है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। जो अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध इम्प्योर वाटर से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, निलवड़ीकरण द्वारा, आश्वन द्वारा, आयन आदान प्रदान द्वारा या निथार कर। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो अशुद्ध जल है निलवड़ीकरण द्वारा होता है। मतलब जो 37 है उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक। अगर हम बात करें 38 की, तो जो 38 है, अब आपको सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री में आपको टॉपिक, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो यहीं से मिलेंगे, जो आपका है पीरियोडिक टेबल। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे आवर्त सारणी पे। तो आपका सबसे बेहतरीन काम जो होने वाला है कि आप आवर्त सारणी जो चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व लिथियम होगा, प्लेटिनम होगा, मैग्नीशियम होगा या एल्युमिनियम होगा। आप सभी लोगों के पास बुक में एक चार्ट दिया गया होगा इस तरह का, इस तरीके का। आपका सबसे पहला काम रहने वाला है कि इस चार्ट को आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लर्न करके रखना है। इसको बोलते हैं क्या, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ठीक, पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे कहा जाएगा जो अपनी आवर्त सारणी थी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, सबसे पहले जो दी गई थी डार्बे राइनर के द्वारा। किसके द्वारा, डार्बे राइनर के द्वारा। अब ये डार्बे राइनर क्या थे, तो डार्बे राइनर के द्वारा दी गई थी। इन्होंने जो तत्वों को लगाया था किसके फलन पे लगाया था, तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए। इन्होंने जो परिभाषा दी थी कि जो तत्व है उन किस पर, तत्वों के जो गुणधर्म होंगे परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में होंगे, जो इन्होंने बनाया। और इन्होंने साथ ही साथ क्या दिया, ट्रॉयड्स दिए थे, यानी त्रिक नियम भी डार्बे राइनर के द्वारा दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि त्रिक नियम किसने दिए, तो डार्बे राइनर ने दिए, और इन्होंने ही पहले पीरियोडिक टेबल भी दी। इसके बाद ऑक्टेव ला दिया, जो आए कौन, न्यूलैंड आए आपके, न्यूलैंड। इन्होंने अष्टक नियम अपने दिए, क्या दिए, न्यूलैंड, इंग्लैंड के रहने वाले थे न्यूलैंड भाई साहब। इन्होंने अष्टक नियम दिए और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल भी दी। इनकी भी पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर ही आधारित थी। इसके बाद आ गए आपके कौन, इसके बाद आपके आते हैं जो केमिस्ट्री में सबसे फेमस हुए, जो सबसे फेमस हुए, जिनका पूरा नाम डिमिट्री मेंडलीव था। क्या था, मेंडलीव। इन्होंने भी जो पीरियोडिक टेबल दी, उन्होंने भी आधार क्या रखा, जो तत्वों के गुण बताए परमाणु भार के ही आधार पर लगाए। लेकिन इन तीनों लोगों के पीरियोडिक टेबल में ये चीजें मान्य नहीं हो पाई। फिर इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल बनाई, जिसको आज हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी। क्या, आधुनिक आवर्त सारणी, ये जो दी गई, ये दी गई हेनरी मोजले के द्वारा। किसके द्वारा, पूछा अगर से आपसे जाए कि वर्तमान में जो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं या आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं, ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई आपकी हेनरी मोजले के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी मोजले, हेनरी मोजले भाई साहब के द्वारा दी गई। लेकिन इन्होंने जो तत्वों के गुण बताए, इन्होंने परमाणु भार ना बता के इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी, कहा कि जो तत्वों के गुण हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे, जो बिल्कुल सटेबल बैठा इनका कहाँ, पीरियोडिक टेबल में। आज जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 18। अगर आवर्तों की संख्या कहा जाए कितनी,
7, अगर टोटल कहा जाए तो 118 आवर्त, वर्ग 18, 7, अब 2 तो यहाँ हो गए, 5 ये 6, एक 7, 10 यहाँ हो गए, तो टोटल कितने 18, 18 वर्ग 7 आवर्त और कितने एलिमेंट 118 टोटल। ठीक है, अब बात करो कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट डे हो जाता है, सेकेंड डे हो जाता है, थर्ड डे हो जाता है, फोर्थ डे, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये हो गई आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल। और ये जो लास्ट में होता है ये क्या होता है, जीरो ग्रुप गैसेस, क्या जीरो ग्रुप गैसेस, जिसे आप क्या कहते हो, अक्री गैसें, क्या अक्री गैसें या इनर्ट गैसेस, ये होती हैं आपकी। अगर आपसे कहा जाए जो हमारी अक्री गैसें थी या जीरो ग्रुप गैसें थी, ये किसके द्वारा दी गई थी, तो उनका नाम था रैमजे, क्या था, रैमजे के द्वारा हमारी अक्री गैसें या इनर्ट गैसेस को दिया गया था। अब आप अगर पढ़ोगे तो यहाँ मिलेगा आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये 6 गैसें आपकी इसमें दी गई हैं और जगह 7 की दी गई होगी। तो आप यहाँ से सीख लोगे हीलियम 2, नियॉन 10, 18, 36, 54 और साथ ही साथ कितना 86, ये आपके एटॉमिक नंबर है सब। तो आप अपने पीरियोडिक टेबल के चार्ट को उठाएंगे और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, घर में बैठ के बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आवर्त सारणी में हल्का तत्व, जो आपका सबसे हल्का तत्व है वो आपका लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जो लिथियम होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, 39 की। जो 39 है, कह निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन या संगमरमर। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे ये सभी तत्व या गैस हैं, लेकिन जो संगमरमर है, जो संगमरमर है ये आपका कोई तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये सही हो जाएगा। अब आपसे कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है या आइडियल गैस नहीं। अभी आपको बताया गया, क्या आदर्श गैस कह लो, इनर्ट गैस कह लो, क्या इनर्ट गैस कह लो, अक्रिय गैसें कह लो, जीरो ग्रुप गैसें कह लो, ये सारी बात एक ही है। और इनको किसके द्वारा, रेंजे के द्वारा दिया गया। रेडॉन, आर्गन और नियॉन, ये सभी क्या है आपकी, रेडॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी के सभी आपके क्या है, जीरो ग्रुप या आदर्श गैस हैं। लेकिन जो सिलिकॉन है ये पी ब्लॉक एलिमेंट में आ जाता है, यानी ये आपकी क्या आदर्श गैस नहीं है। ठीक है, मतलब जीरो ग्रुप गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 41 की, कह रहा कि नाइक्रोम होता है, जो नाइक्रोम होता है, ये नाइक्रोम एक तार होता है। ठीक है, क्या होता है, तार होता है जो आपके हीटर में लगा हुआ होता है। घर का जो हीटर है आप देखोगे उसमें आपका कुछ इस तरह से तार लगा हुआ होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नाइक्रोम होता है। एक आपसे टंगस्टन बोला जाता है, जो आपके घर में बल्ब लगा होता है, जो 100 वाट का बल्ब होता था उसमें इस तरह से एक तार लगा होता था, वो टंगस्टन होता था। तो इस ध्यान रखिएगा इन दोनों का ही जो गलनांक होता है, जो गलनांक होता है वो गलनांक हमेशा कितना अधिक होता है, मतलब उच्च गलनांक होता है। तो ऑप्शन में आपको जो दिया गया है नाइक्रोम का होता है निम्न गलनांक, उच्च गलनांक, निम्न तथा उच्च दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे जो इनका गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, मतलब 41 का वी होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कह रहा है जो कांसा है वो मिश्र धातु है। जो कांसा है ध्यान रखना आप, ब्रोंज, ये किसके मिलने से बनता है, ब्रोंज। आप ध्यान रखेंगे कॉपर, कॉपर प्लस टिन, क्या जो अपना ब्रोंज है यानी कांसा है, कांसा, कॉपर और साथ ही साथ टिन। अगर चिन्ह की बात करोगे तो कॉपर सी हो गया, टिन एस हो गया। तो कांसा किसका मिश्रण है, कॉपर और टिन का। जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कॉपर और टिन, ये इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक, 42 का ए। 43 की अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्या, जो 43 का कहा गया है स्वतंत्र अवस्था में, आयोडीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस या सल्फर। आयोडीन, मैग्नीशियम, तो जो सल्फर दिया गया है आपका, जो सल्फर दिया गया है ये आपका स्वतंत्र अवस्था में ही पाया जाता है, ऑप्शन सी। 44 की अगर बात करोगे, ये क्वेश्चन आपका धातुओं का राजा, धातुओं का राजा सीधे आप ध्यान रखोगे अगर पूछ दिया जाए कि धातुओं का राजा किसको कहते हैं, धातुओं का राजा किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, सोना।
ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है सोना, ये आपका सटीक जवाब हो जाएगा 44 का डी। 45 की अगर बात कर लो, जंग उदाहरण है जो आपकी रस्ट होती है, क्या जो आपका रस्ट होता है ये किसका उदाहरण है, तो आप कह दोगे जो अपना यौगिक है ये इसका उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है जंग। ठीक, 46 देख लो, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि केरोसिन जो ऑयल होता है इसमें क्या रखा जाता है, तो इसमें सोडियम को रखा जाता है। जो सोडियम होता है उसको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसी तरह श्वेत फास्फोरस को पूछा जाए तो सदैव किसमें, जल में रखा जाता है यानी पानी में रखा जाता है। 46 का भी ये हो जाएगा। 47 का क्या है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं। स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं सिलिकॉन, टाइटेनियम, यूरेनियम या जर्मेनियम। तो आप ध्यान रखेंगे जो स्ट्रेटेजिक धातु है वो आपकी टाइटेनियम कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया टाइटेनियम। ठीक, 48 की अगर बात करोगे, कह रहा कि निम्न में से कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है, तो आप दिया गया पहले चीनी, फिर एस्टिक अम्ल, मेथेन और ग्रेफाइट। अगर मेथेन की बात करोगे तो मेथेन क्या होता है, CH4 जो आपका एल्केन समूह का आता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मेथेन किस समूह में है तो आप क्या कहोगे, एल्केन समूह में। क्या, एल्केन, मतलब एन का मतलब होता है एक बंधों से जुड़ा हुआ हो, जो एन कहलाता है। जो दो बंध से जुड़ा हुआ हो इन कहलाता है। जो तीन बंध से जुड़ा हुआ हो वो आइन कहलाता है। आइन कहलाता है। तो यहाँ पे एक, इसका अगर हम सामान्य सूत्र की बात कर लें, जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2, ये आपका हो जाता है क्या, सामान्य सूत्र। अगर बात करें मतलब यहाँ पे सी कार्बन की संख्या कितनी है, एक, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, CH2 × 1 + 2, यहाँ से आ गया आपका CH, 2 × 1 = 2 और 4 क्या हो गया, CH4। तो अगर एक कार्बन रखा तो आपका n का मान यहाँ रखने से एक आया यानी CH4। तो ये किसका हो गया, एल्केन का हो गया। इसी तरह आप पढ़ोगे आगे तो आपको इन आइन सब मिलेगा, चैप्टर में सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो आप यहाँ से आंसर ध्यान रखेंगे, क्या जो शुद्ध कार्बन से बना है उसका जो सही जवाब है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। अगर एस्टिक अम्ल की बात कर लो जो सिरके में पाया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या, CH3COOH, इसे एथनोइक अम्ल भी आप कह दोगे। अगर चीनी की बात करोगे तो ये आपकी चीनी होती है। ठीक है, अगर फॉर्मूला भी देखो C12H22O11, ये आपका चीनी का होता है। अगर ग्लूकोज की बात की थी C6H12O6 आपका उसका हो जाता है। ठीक, 49 पे आ जाओ। कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन होती है, जो यूरिया होती है तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखोगे कि जो यूरिया होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है। जो यूरिया होता है NH2CO NH2। ठीक, NH2CO NH2। अगर इसमें सर्वाधिक मात्रा पूछी जाए तो किसकी, नाइट्रोजन की, वो कितनी होती है, 46% होती है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 46%। मतलब 49 का जो बी है 46%, वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक, और अपना आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो लाल तृप्त लोहे पर से भाप गुजारना, जल का विद्युत अपघटन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया। ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं आपकी, पहला लाल तृप्त पर, ये भी प्रक्रिया इसमें हाइड्रोजन यूज होगी, जल का विद्युत अपघटन भी, मतलब सारी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। तो सभी जो आंसर दिया गया है डी, ये बिल्कुल सटीक है। तो ये आज के अपने 50 क्वेश्चन रहे जो बहुत ही अच्छे तरीके से कराए गए हैं। बस आपको करना क्या है, जो भी टॉपिक हैं उनको समय समय पर रिवीजन करते रहना है, क्योंकि टॉपिक जब आपका क्लियर होगा तो प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन करते रहो, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद, जय हिंद।